आज अपन अब आगे पढ़ते हैं यहाँ पर से फार्मूला डेरिवेशन यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं। ध्यान से समझना भैया। फार्मूला डेरिवेशन यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। फार्मूला डेरिवेशन यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। using the method of डायमेंशन। डायमेंशन मेथड का यूज करके फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे। ठीक है, फार्मूला डेरिवेशन यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। इस पे क्या आएगा देखो। हाँ, फार्मूला डेरिवेशन में मान लो आप कोई भी अपन फार्मूला डिराइव करते हैं। मैं एक एग्जांपल से ही फार्मूला डिराइव करता हूँ। डायमेंशन मेथड का यूज करेंगे और अपन फार्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है, देखो अभी। हाँ, फार्मूला कैसे डिराइव करना है इसमें। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे, सपोज दिस इज अ पेंडुलम। ये एक सिंपल पेंडुलम है। दिस इज सिंपल पेंडुलम। और इसको अगर इस तरह से ऑसिलेट करा के छोड़ दिया जाए ये दोनों पॉइंट के अबाउट, तो ये क्या करेगी, यहाँ पे ये ऑसिलेट होगी। दिस इज द स्ट्रिंग और इसको क्या बोला जाता है, बॉब ऑफ मास स्मॉल m। और स्ट्रिंग की जो लेंथ है दैट इज l हेयर। ठीक है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है ये l है। समझ गए कि नहीं, क्लियर हो गया। अब इसमें टाइम पीरियड का फार्मूला डिराइव करना हमको डायमेंशनल फार्मूला का यूज करके या डायमेंशन मेथड का यूज करके। थोड़ा ध्यान से समझना। एक टाइम पीरियड कैसे आएगा, अगर मान लो इस पेंडुलम को मैं यहाँ से इधर लाके शिफ्ट करके छोड़ दूं तो ये इधर जाएगी फिर वापस आएगी। तो ये इसको यहाँ से यहाँ तक जाना और फिर वापस यहीं पे आना, ये एक अगर मान लो t इक्वल्स टू 0 से ये मोशन स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे t इक्वल्स टू कैपिटल T पे कंप्लीट होगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, एक टाइम पीरियड यहाँ पे बोलेंगे। तो व्हाट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होगा यहाँ पे, टाइम पीरियड t इज टाइम इंटरवल बिटवीन या टाइम इंटरवल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है यहाँ पे, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसका टाइम पीरियड बोलेंगे। अभी जैसे आपके पास घड़ी होती है, घड़ी में जो सेकंड का कांटा होता है वो एक चक्कर कितनी देर में लगाता है, 60 सेकंड में। तो घड़ी के कांटे का जो टाइम पीरियड है सेकंड के कांटे का, वो कितना है, 60 सेकंड है। मिनट के कांटे का टाइम पीरियड कितना है, 60 मिनट है, 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेता है। और आवर के कांटे का टाइम पीरियड कितना है, दैट इज 12 आवर। समझ गए ना। तो टाइम पीरियड का मतलब टाइम इंटरवल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन या वन वाइब्रेशन या वन रोटेशन या वन रेवोल्यूशन। समझ गए ना। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे टाइम पीरियड बोलेंगे। तो अब इस सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, मैं यहाँ पे टर्म लिख रहा हूँ, किस किस पे डिपेंड करता है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, time period of simple pendulum depends on first length of string, this is L, second mass of bob,
m एंड तीसरा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब g। ये तीन फैक्टर पे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है। तो आपको इसके लिए क्या करना फार्मूला, इसके लिए हमें फार्मूला डिराइव करना है टाइम पीरियड का, ठीक है ना। फार्मूला डिराइव करेंगे अपन टाइम पीरियड का कि किस तरह से इसका टाइम पीरियड आएगा। हमने तीन फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे ले लिए, हमने तीन फिजिकल क्वांटिटी ले लिए जिसपे टाइम पीरियड क्या कर रहा है यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। अब इसको कैसे हम निकालेंगे, किस तरह से डिपेंड कर रहा है ये, कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, ठीक है। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि भाई टाइम पीरियड कौन कौन से क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। लेंथ पे तो आप क्या लिखोगे, T इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ की पावर में किस तरह से डिपेंड कर रहा है ये हमें नहीं पता अभी। पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 3 है, कितनी है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया L की पावर A। ऐसे मास की पावर B लिख दोगे और ग्रेविटी की पावर क्या लिख दोगे, C लिख दोगे। दिस इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 1। मतलब टाइम पीरियड जिन जिन फैक्टर पे डिपेंड करता है उनको आप इस तरह से पहले लिख लो। ये मेथड हो गई यहाँ तक, ठीक है ना। अब इसके बाद आएगा डायमेंशन मेथड का यूज, जिससे अपन किसको फाइंड आउट करेंगे कि ये A क्या है, B क्या है, C क्या है। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लिखूं तो काइनेटिक एनर्जी हाफ मास टू द पावर 1 स्पीड टू द पावर 2 आता है ना। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, मास की पावर 1 पे डिपेंड करती है और वेलोसिटी की पावर कितने पे डिपेंड करती है, 2 पे। तो वैसे ये टाइम पीरियड में लेंथ की पावर कितना आना चाहिए, मास का पावर कितना आना चाहिए या फिर ग्रेविटी की पावर कितना आना चाहिए, इसको हमें अब फाइंड आउट करना है। समझ गए कि नहीं, हेलो समझ गए, इसको समझ गए। यस सर। हाँ, तो ये जैसे काइनेटिक एनर्जी में मास और स्पीड आया, मास की पावर 1 है, स्पीड की पावर 2 है। तो वैसे सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड में जो पावर अपन ने लिखा है A B C, ये कितनी आनी चाहिए ये हमें अभी फाइंड आउट करना है। समझ गए ना। तो अब डायमेंशन का यूज आएगा यहाँ पे। तो इसको देख लो आप लोग, थोड़ा सा जल्दी पता अननोन है, ABC आर अननोन क्वांटिटीज जिनको हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। समझ गए प्रज्वल? यस सर। समझ गया बेटा? समझ गए? यस सर। ठीक है, अब आगे का बताऊं मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर से कुछ क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा, है ना। बताओ सर। मिटा दूं अभी इस पेज, 1 मिनट में पेज नंबर डाल दूं और इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर। दिस इज पेज नंबर 1। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो या तो लिख लिए होंगे साथ, ठीक है। ले लिए, ले लिए क्या? ले लिए क्या? हेलो सर। हाँ सर ले ली। तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ ना यहाँ पर से। तो अभी ये पावर को हमको फाइंड आउट करना है कि कितनी होगी, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर। और ये जाएगा पेज नंबर 2। क्या था बेटा अपने पास में, टाइम पीरियड T इज proportional to length to the power A, mass to the power B और G to the power C. It is given by equation number 1। यही था। अब यहाँ से अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया अभी, समझ गए। ये हमने लिख दिए यहाँ पे। मैं यहाँ पे पेंडुलम बना देता हूँ, सिंपल पेंडुलम। दिस इज लेंथ ऑफ स्प्रिंग, दिस इज बॉब का मास, और ये इधर जाएगी और फिर वापस लौट के जब आएगी तो ये जो टाइम है, दिस इज द टाइम पीरियड है। इसको हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। समझ गए ना।
सर अब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगेगा L टू द पावर A मास टू द पावर B G टू द पावर C। अभी इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 2 वेयर K इज proportionality constant and it is dimensionless। ये ड्रॉबैक भी है, मतलब k की जो डायमेंशन है l टू द पावर 0, l टू द पावर 0 और t टू द पावर 0 रहेगी। तो ये इसका ड्रॉबैक है कि हमें जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अपन लिखते हैं यहाँ पे फार्मूला डेरिवेशन में, उसको डायमेंशन लेस ही लेना पड़ता है, ठीक है ना। बट ऐसा जरूरी नहीं, जैसे आपने ओम्स लॉ में पढ़ा होगा कि v इज प्रोपोर्शनल टू I, तो वहां पे जो कांस्टेंट बनाते हो आप वहां r लिखते हो, बट दैट इज नॉट द डायमेंशन लेस। मतलब डायमेंशनल मेथड का यूज करके जब हम फार्मूला डिराइव करते हैं तो वही फार्मूले बस डिराइव हो सकते हैं जिनमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कोई डायमेंशन लेस वैल्यू होती है, ठीक है, या कोई नंबर होता है। अदरवाइज इसमें हम डेरिवेशन नहीं कर सकते, बाकी दूसरे फार्मूले को डिराइव नहीं कर सकते। यही इसका ड्रॉबैक हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं? ये इसका ड्रॉबैक हो गया, मतलब आप सभी फार्मूलों को डिराइव नहीं कर सकते यहाँ पे। क्लियर हो गया? कोई डाउट? तो ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पे डायमेंशन लेस है। अब सभी की डायमेंशन लिखते हैं अपन। नाउ डायमेंशन ऑफ t इज t टू द पावर 1, इसको पूरा लिखो, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 1। उसके बाद k का तो पता ही चल गया अपने को। डायमेंशन ऑफ लेंथ इज l टू द पावर 1, पूरा नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। डायमेंशन ऑफ n, दिस इज m टू द पावर 1, और फिर है डायमेंशन ऑफ g इज l1 t माइनस 2। समझ गए कि नहीं? ये सभी की डायमेंशन अपन ने लिख दी है यहाँ पे, l की, m की, g की और t की। क्लियर हो गया इतना? यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? हेलो? नो सर। ओके, तो अब क्या करेंगे बेटा अपन यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन तभी वैलिड होगी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग अगर डायमेंशन ऑफ t इज इक्वल्स टू क्या बनना चाहिए, डायमेंशन ऑफ k l टू द पावर a n टू द पावर b g टू द पावर c बनना चाहिए, तो ये वाली इक्वेशन वैलिड होगी। समझ गए कि नहीं? सर हेलो, समझ गए? सर हाँ बोलो। सर वो के किसे डिनोट कर रहा है सर? k इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट ना, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। भाई यहाँ पे प्रोपोर्शनल है, आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाओगे ना। हाँ सर। ठीक है, तो वो कांस्टेंट को अपन ने k मान लिया, लेकिन यहाँ पे इस मेथड से जितने भी आप डेरिवेशन करोगे उसमें जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा वो हमेशा डायमेंशन लेस ही लेना पड़ेगा, ठीक है। ये ड्रॉबैक भी हो गया इस मेथड का। अगर मान लो इस मेथड से हमको सारे फार्मूले बन जाते तो पूरी फिजिक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी आपको, आप सीधे सीधे यहाँ पर से उठा के सॉल्व कर लेते, ठीक है। मतलब आपका 50% फिजिक्स का काम बच जाता अगर ये मेथड पूरा एप्लीकेबल रहती तो हर कहीं पे। क्लियर हो गया? ओके, तो अब इक्वेशन नंबर 2 तभी वैलिड होगी जब लेफ्ट साइड की डायमेंशन और राइट साइड की डायमेंशन कैसी हो, आपकी सेम हो, है ना? और तभी वैलिड होगी ना इक्वेशन, कि नहीं? ये इक्वेशन तभी वैलिड होंगी ना बेटा। हेलो? हाँ, तो मैं ये डायग्राम यहाँ पर से मिटा देता हूँ क्योंकि हमें ज्यादा जगह की जरूरत है यहाँ पे। अब देखो, डायमेंशनल फार्मूला लिख दो, तो लेफ्ट साइड पे m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 1, डायमेंशन ऑफ t। अब लेंथ का देखो k कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस है, तो जो डायमेंशन लेस होते ना उनको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, या जिनकी पावर 0 है लेफ्ट साइड में लिखना पड़ेगा क्योंकि कंपेयर करना है। और जैसे
यहाँ पे आपको m टू द पावर 0 L1 t टू द पावर 0 m टू द पावर 1 L टू द पावर 0 t टू द पावर 0 और ऐसे ही इसके लिए लिखोगे m टू द पावर 0 L1 t माइनस 2। तो एक्चुअल में डायमेंशनल फार्मूला आप इस तरह से लिखते हो और ये भी लिखते हो, लेकिन जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन अगर करना आपको, तो जिनकी पावर 0 है वो टर्म अगर आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, समझ गए ना। तो अननेसेसरी का आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा, आप लिखो ही मत उन टर्म्स को। तो k का डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा डायमेंशन लेस है। तो लेंथ की डायमेंशन L1 और फिर पूरे की पावर कितना आ जाएगा a, मास की पावर 1 और पूरे की पावर आप क्या लिखोगे b, और g का डायमेंशनल फार्मूला था L1 t की पावर -2, पूरे की पावर आप क्या लिख दोगे, c लिख दोगे। देखो आप इनको भी लिखते ना m की पावर 0 या ये वाले जो टर्म्स है इनका यूज नहीं आता, मतलब ये कैलकुलेशन को अफेक्ट नहीं करते आप, इसलिए लिखो ही मत, नहीं तो ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन दिखेगा आपका, समझ गए कि नहीं। और मैं अभी करके भी बताऊंगा कि क्यों इफेक्ट नहीं करता, पहले मैं इस तरह से सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा कहीं कहीं पे ऐसा भी लिख देते हैं l की पावर 1 और ये स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिखते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह का ब्रैकेट बना रहे हो, ये ऐसा भी ब्रैकेट बना देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे l की पावर 1 इंटू ए, मतलब मैं सीधा सीधा लिख दूं l की पावर a, यहाँ पे n की पावर 1 इंटू b मतलब b, यहाँ पे l की पावर c और t की पावर -2c। ये स्टेप समझ गए कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यस सर, समझ गए सभी बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यस सर। हाँ, इसके बाद में अब सेम बेस अगर है तो पावर ऐड हो जाएंगी, रीअरेंज कर दो, m टू द पावर b, l टू द पावर यहाँ पर a है और यहाँ पे c है तो a प्लस c बन जाएगा, और t टू द पावर -2c, और लेफ्ट साइड में n टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 1 है। अब क्या करोगे बताओ जरा, आपके पास ये फाइनली इस तरह की इक्वेशन आपको दिख रही है, तो अब क्या करना है या क्या करोगे जिससे आपको ABC की वैल्यू निकल जाए, क्या करना पड़ेगा जिससे ये ABC की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सको, बताओ जल्दी से। सर इक्वलाइज करेंगे, क्या क्या करोगे बेटा, इक्वलाइज करेंगे ना, जैसे बी की वैल्यू इक्वल 0 आ जाएंगी। हाँ बिल्कुल सही, आपको सेम टाइप के जो बेस हैं उनकी पावर को इक्वेट कर दो, सीधा सीधा है ना, सेम बेस जिनका दिख रहा है उनकी पावर को आप इक्वेट कर दो, समझ गए कि नहीं। सेम बेस वाली पावर्स को आप इक्वेट कर दो तो ये निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट। सेम बेस वाली पावर को इक्वेट कर दो, समझ गए। सर हाँ बोलो। सर वो फॉर्मूला से एक बार रिपीट कीजिए ना। कौन सा वाला? सर इक्वेशन सेकंड से एक बार रिपीट कर दिया सर, समझा नहीं आज। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से? हाँ सर। देख फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से आप ये जो सेकंड इक्वेशन लिखे अपन ने, ये तभी वैलिड होगी जब t की डायमेंशन और इनका सबका मिला के डायमेंशनल फार्मूला कैसा हो, सेम हो, हाँ या ना। अरे समझ गए, कोई इक्वेशन कब बनेगी इस तरह से? हाँ सर, हाँ सर। जब t की डायमेंशन और इधर की सभी की मिला के डायमेंशन सेम होगी तभी तो ये इक्वेशन वैलिड होगी ना, हाँ या ना, समझ गए। हाँ सर। ओके, तो अब डायमेंशन ऑफ t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ k, फिर l टू द पावर a, फिर m टू द पावर b एंड g टू द पावर c हो गया, समझ गए इतना, कोई हाँ डाउट नहीं। ओके, अब डायमेंशन ऑफ t, तो ये t की डायमेंशन है t1 या m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 1, तो आपने डायमेंशन ऑफ t लिख दिए। लेफ्ट साइड में सभी टर्म लिखो, जिनकी पावर 0 है वो भी लिखो, जिनकी पावर 0 नहीं है वो भी लिखो लेफ्ट साइड से, लेकिन राइट साइड में सिर्फ वही टर्म लिखो जिनमें पावर कुछ है, जिनकी पावर 0 वो टर्म लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कैलकुलेशन को अफेक्ट नहीं करेंगे, समझ गए। हाँ सर। हाँ,
कैलकुलेशन को अफेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका फिर ये डायमेंशन ऑफ एल टू द पावर 1 a, क्योंकि के डायमेंशन लेस है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर भी एल में m0 फिर t0 टर्म मत लिखो, जो है सिंगल टर्म वही लिखो। मास में m1 और g में l1 t-2। व्हाट इज g हियर? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ गए नहीं? यहाँ तक समझ गए? हाँ सर। बस अब इसके बाद में ये जो पावर है इनका अंदर मल्टीप्लाई कर दो इनकी पावर के साथ में। तो 1 into a मतलब l to the power a, 1 into b मतलब m to the power b। और यहाँ पे पहले c में मतलब l में आ जाएगा और फिर यहाँ पे t के साथ रहेगा। समझ गए या नहीं? हेलो, हाँ सर। अभी भी कोई डाउट है? सर नहीं सर, अभी नहीं है? नहीं तो सर, आप समझ गए। ये वाली स्टेप को रीअरेंज करो। पहले मास को लिख दो, तो m to the power b दिख रहा है। उसके बाद लेंथ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। तो अगर हाँ। सेम बेस होता तो पावर ऐड हो जाती है। मैं यहाँ पे लिख दूं, जैसे x की पावर 2 है, y की पावर 3 है और पूरे की पावर मान लो 4 है, तो ये हो जाएगा x की पावर 2 into 4 और y की पावर 3 into 4। ऐसा लिखते हो कि नहीं? हाँ या ना? तो ये वाली स्टेप से ये स्टेप आपकी ऐसी मिल गई। अब इसके बाद में अगर मान लो x की पावर a है और फिर x की पावर b है, तो ये पावर क्या लिख देते हो आप? ऐड करके लिख देते हो। समझ गए या नहीं? हाँ सर। समझ गए या नहीं? हाँ सर, हाँ सर। ओके। तो अब कितना हो जाएगा ये वाली स्टेप? अब कंपेयरिंग द पावर ऑफ सेम बेस वाली पावर को कंपेयर कर लो। तो m से m की पावर अगर आप कंपेयर करोगे तो 0 इक्वल्स टू b आ गया। फिर l की पावर कंपेयर अगर आप कर रहे हो तो लेफ्ट साइड में 0, राइट साइड में a प्लस c है। इसका मतलब इसको सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू माइनस c बन जाएगी। आया ना? और t की पावर कंपेयर कर दो तो लेफ्ट साइड में 1 है और राइट साइड में -2c है। तो सॉल्व करने पे c की वैल्यू आ गई आपकी -1/2। आ गई कि नहीं c की वैल्यू? हाँ। ठीक है। तो ये अलजेब्रिकली आपको देखना बस। यहाँ पे क्लियर हो गया बेटा? अभी कोई डाउट? सर वो डायमेंशन ऑफ जी कैसे आया? g का डायमेंशन मतलब ये l1 t-2। हाँ सर वही। बेटा g क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कांस्टेंट। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके। एक्सीलरेशन है ना जी भाई। कोई का किसी का भी एक्सीलरेशन हो, ग्रेविटी का हो या किसी भी फोर्स का एक्सीलरेशन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी एक्सीलरेशन है और एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? l1 t-2 होता है। समझ गए प्रज्वल? यहां तक समझ गए सारी स्टेप? तो b की वैल्यू 0 मिल गई, c की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? -1/2। तो अब बताओ a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू क्या बनेगी? a की वैल्यू +1/2 की -1/2 बनेगी? +1/2। हाँ, +1/2 बनेगी, है ना? ठीक है। तो यहाँ पर से तो therefore a equals to -c है, तो माइनस ऑफ -1/2, तो आंसर कितना आ गया? +1/2। तो आपने a b c मतलब जो पावर लिखी थी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में, a की वैल्यू पता चल गई आपको, b की पता चल गई और c की वैल्यू भी पता चल गई। तो बस हमारा फार्मूला डिराइव हो गया। ठीक है। तो मैं अभी आगे लिखूंगा, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो। समझ गए अभी? हेलो? हाँ सर, समझ गए। बेटा यस सर। कोई डाउट है अभी यहाँ पे किसी को?
किसी को कोई डाउट है इस पे जो डिस्कशन किए अपन ने? आगे बढ़ूं मैं अब? यस सर। हाँ सर। आगे बढ़ूंगा, ये मिटा दूं ना? देखो आपके, अब ये पेज नंबर 3 है। आपके पास क्या क्या इक्वेशन आ चुकी थी? आपके पास इक्वेशन आ गई थी पेज नंबर 3 में। एक तो t इज इक्वल्स टू k l टू द पावर a m टू द पावर b एंड g टू द पावर c, वेयर ऑन सॉल्विंग एंड यूजिंग डायमेंशन a की वैल्यू कितनी आ गई है? +1/2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -1/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, है ना? एंड k क्या है? k इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। तो बेटा फार्मूला क्या बन गया? आप अगर देखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी गिवन बाय k l टू द पावर 1/2 m टू द पावर 0 और g टू द पावर -1/2। स्टेप समझ गए कि नहीं? समझ गए ये? हाँ सर। क्या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो? थोड़ा और सिंप्लीफाई बना सकते हो इसको, ये वाले टर्म को? यस सर। जिसकी पावर 0 है उसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। चलेगा। तो k l टू द पावर 1/2 g टू द पावर -1/2 लिख सकते हैं, ऐसा भी? हाँ या ना? जिसकी हाँ सर। पावर 0 है, किसी भी टर्म की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर कितना होता है? 1 होता है। किसी भी टर्म की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है। समझ गए या नहीं? हेलो? समझ गए। हाँ, किसी भी टर्म की पावर 0 मतलब उसका आंसर 1 होता है। तो ये हो गया यहाँ पे। तो जिसकी पावर 0 उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। एक कांस्टेंट था इसलिए लिखा रहने दो। अब t = k, ये याद रखना, अगर मान लो √x लिखा है तो ये x की पावर 1/2 होता है। और अगर मान लो x की पावर -1/2 है तो ये डिनोमिनेटर में ले जाके लिख सकते हो आप भैया। y की पावर जैसे -1/2 है तो y की पावर 1/2 नीचे ले जाके लिखोगे, या फिर 1/√y भी लिख सकते हो। समझ गए कि नहीं? हेलो? यस सर। √x का मतलब x की पावर 1/2 होता है और पावर -1/2 है मतलब 1/√y है। तो फिर ये जो स्टेप थी इसको आप क्या लिख सकते हो? k√l इंटू 1/√g लिख सकते हो। हाँ या ना? यस सर। समझ गए कि नहीं? Yes. सो देयरफॉर t = k। अब यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, इकट्ठे ही कर दो इन दोनों रूट को, तो l/g लिख सकते हो कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ओके, तो व्हाट इज द फार्मूला हियर? t = k √l/g इज द formula of time period of simple pendulum using the method of dimension। और एक्चुअल जो फार्मूला होता है देखो, ये यहां से यहां तक जाएगा फिर वापस लौट के आएगा। ये एक टाइम पीरियड हो गया यहाँ पे, है ना? तो एक्चुअल जो फार्मूला होता है इसका, t = 2π√l/g होता है एक्चुअल फार्मूला। 2π√l/g। समझ गए? ये एक्चुअल फार्मूला है। समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। तो ये जो कांस्टेंट k था उसकी वैल्यू होती क्या एक्चुअल में? 2π होती है। तो ये तभी पता चलेगा जब अपन ये चैप्टर पढ़ेंगे और वहां पे जब ये फार्मूला डिराइव होगा उस चैप्टर में, ऑसिलेशन वाले में, तब हमको ये k की वैल्यू पता चलती, वैसे ही हमको पता नहीं चलती है। समझ गए कि नहीं? यस सर। क्लियर हो गया ये? कोई डाउट बेटा इस पे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है? समझ गए इतना? हाँ सर। हाँ, तो इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ले लिए? यस सर।
अब पेज नंबर 4, अब एक और फार्मूला डिराइव करना है ना, मैं होमवर्क मतलब अभी आप लोगों को करना है। पेज नंबर 4, देखो अभी एक और एग्जांपल अपन करते हैं। यहाँ पे बेटा आपको फार्मूला डिराइव करना है, ठीक है, एक और फार्मूला। फार्मूला डिराइव करना है विस्कस फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट। ये विस्कस फोर्स लिखा हूं मैंने, ये विस्कस मतलब विस्कोसिटी से रिलेटेड। विस्कोसिटी किसी ने बताया था कि सब जो गाढ़ापन होता है लिक्विड में या फ्लूइड में उसको विस्कोसिटी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। और मैंने उसका डायमेंशनल फार्मूला भी निकाला था ना अपन ने, आया ना? हेलो, अरे विस्कोसिटी का निकाले थे। यस सर। तो जैसे अगर मान लो अपन चल रहे हैं, अपन तेज गाड़ी चला रहे हैं, तो हवा का कुछ फोर्स आपको एक्सपीरियंस होता है। अगर नॉर्मल Yes. आप गाड़ी चला रहे हैं नॉर्मल स्पीड में तो तब पता नहीं चलता, लेकिन अगर आपकी गाड़ी की स्पीड ज्यादा है तो आपको जो एयर का जो ड्रैग फोर्स है, जो विस्कस फोर्स है, वो आपको ज्यादा फील होता है ना। हेलो, समझ गए? Yes. हाँ। हाँ. तो यहाँ पे मान लो ये कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, दिस इज एनी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। ये कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इसकी रेडियस r के बराबर है और ये इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा है। तो बेटा ये इधर से जो एयर काट रहा है सामने से, ये इस तरह से एयर कटती जाएंगी, आया ना? ये ऐसी बनेंगे ना एयर कटते में। अरे समझ गए? ये क्या हो गई? एयर। एयर मतलब फ्लूइड, फ्लूइड मतलब जो फ्लो होता है। समझ गए कि नहीं? Yes sir. कोई डाउट अभी इस पे? तो जो विस्कस फोर्स लगता है, अभी ये v मतलब क्या हो गया? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। v मतलब वेलोसिटी हो गई है ना, v मतलब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। तो इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में विस्कस फोर्स किधर लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। दिस इज द विस्कस फोर्स। वेलोसिटी सामने है, विस्कस फोर्स किधर लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गया अभी? तो यहाँ पे ये जो विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर a, रेडियस की पावर b एंड थीटा की पावर c। तो v इज वेलोसिटी, r इज रेडियस हियर, रेडियस, और थीटा इज विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। एयर या फ्लूइड हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? क्लियर हो गया? ये इस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इन क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो अब आपको क्या निकालना है? यहाँ पे ए, बी और सी की वैल्यू पता करना है कि ए, बी, सी की वैल्यू क्या होगी। समझ गए? इन तीन फैक्टर पे ये डिपेंड कर रहा है। तो अब आपको यहाँ पे इनकी वैल्यू पता करनी है, ए, बी, सी की वैल्यू क्या होगी। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए? यस सर। यस सर। हाँ चलो ट्राई करो जरा, इसमें ए, बी, सी की वैल्यू क्या होगी निकाल सकते हो क्या? v की पावर a, r की पावर b, थीटा की पावर c, r इज द रेडियस, थीटा इज द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो ये जो विस्कस फोर्स है, अभी F विस्कस को सिंपल F लिख लो और इसका डायमेंशनल फार्मूला m1 L1 T-2 आएगा। रेडियस का डायमेंशनल फार्मूला L1 रहेगा और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब आप हटाओगे तो k डायमेंशन लेस कांस्टेंट आएगा। हाँ, where k is a dimensionless constant। समझ गए ना? मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद है वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए L1 T-1 और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका डायमेंशनल फार्मूला याद है क्या? बताओ जल्दी से। इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखा होगा कॉपी पे कि नहीं लिखा है? m1 l-1 t-1 m1 L-1 T -1 -2. -1, यही है क्या?
चलो मैं निकाल के दिखाता हूँ अभी। इसको निकाले थे फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अपॉन लेंथ, तो ये बन गया था फोर्स इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी, m1 l1 t माइनस 2, फिर l1 ये l2 और ये l1 t माइनस 1, तो ये l1 ये कट गया, क्या बच रहा है m1 l माइनस 1 और t माइनस 1। हाँ बिल्कुल सही बेटा, ओके ठीक है। चलो अभी फटाफट निकालो जरा, अब निकालो एबीसी की वैल्यू निकालो, अभी मैंने जिस मेथड से बताया उसी मेथड से, समझ गए? अभी मैंने जैसे बताया उसी मेथड से निकाल के बताओ, कर लोगे अब कि नहीं? कर लेंगे सर। चलो करो जल्दी से, 5 मिनट का। देखो ये क्वेश्चन 2 है, फ्रॉम 2 dimension of viscous force is equals to dimension of k, फिर v to the power a r to the power b मीटर to the power c। तो सीधे सीधे लिखो m1 l1 t माइनस 2 और k डायमेंशन लेस है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वेलोसिटी के लिए क्या आ गया यहाँ पे l1 t माइनस 1 पूरे की पावर a, l1 पावर b, और यहाँ पे आ जाएगा आपका m1 l1 t माइनस 1 पूरे की पावर c। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए इतना? यस सर। ओके, तो अब इसको लिखोगे l की पावर a, t की पावर माइनस a, l की पावर b, m की पावर c, l की पावर c, t की पावर माइनस c। तो रीअरेंज कर लो, m की पावर c, फिर l की पावर a, b और c, मतलब तीनों ऐड हो गए a प्लस b प्लस c, और t की पावर में माइनस a एंड माइनस c, और इधर पे m की पावर l1, m की पावर 1, l की पावर 1 एंड t की पावर माइनस। अब कंपेयर कर लो, तो ये पेज नंबर 4 था, यहाँ इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग पहले, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया क्या लेके? यस सर। मिटा दूं अभी इसको? मिटा दूं? हेलो, यस सर। अब पेज नंबर 5 पे अपन आएंगे, है ना? देखो आपके पास में क्या क्या है, m की पावर l1, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर माइनस 2, m की पावर c, l की पावर a प्लस b प्लस c और t की पावर माइनस a एंड माइनस c। ठीक है, अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो m से m की पावर को कंपेयर करो, l से l की पावर और t से t की पावर को कंपेयर करो, तो पावर अगर कंपेयर कर रहे हैं तो 1 इक्वल्स टू c, l की पावर कंपेयर कर रहे हैं तो 1 इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, और t की पावर अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो -2 इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस a एंड माइनस c आएगा। समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर। यस सर। समझ गए? तो यहाँ पर से देखोगे आपको c की वैल्यू ऑलरेडी पता चल गई है, माइनस ए माइनस 1 ये इधर आएगा, तो -2 प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस ए, माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस ए, तो a की वैल्यू 1 आ गई है ना, ये c की वैल्यू आपने ये वाली इक्वेशन में पुट कर दी है। अब आपके पास में है a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 1, तो a की वैल्यू 1, b और c की वैल्यू भी 1 है, इक्वल्स टू 1, तो ये कितना बच रहा है, d की वैल्यू यहाँ पर, एक मिनट,
सर एल रेस टू पावर ए प्लस बी माइनस सी है ना? हाँ, a प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया -1 और ये कट गया, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो आपने तीनों वैल्यू फाइंड आउट कर लिए ए बी सी की। तो आपके पास फार्मूला क्या आया था, विस्कस फोर्स इज इक्वल्स टू k v टू द पावर a r टू द पावर b मीटर टू द पावर c, देयरफॉर विस्कस फोर्स इज k v टू द पावर 1 r टू द पावर 1 मीटर टू द पावर 1। ये फार्मूला बन गया। और एक्चुअल में जो फार्मूला बनता है, एक्चुअल फार्मूला इसका, एक्चुअल फार्मूला होता है विस्कस फोर्स का 6 पाई फिर v फिर r फिर मीटर, ये ऐसा होता है। तो यहाँ पे 6 पाई होता है, ये हमें पता है। k की वैल्यू यहाँ पे 6 पाई होती है एक्चुअल फार्मूले पे। समझ गए? हेलो, समझ गए क्या? यस सर। कोई डाउट अभी? नो सर। कोई डाउट बेटा? फार्मूला डेरिवेशन पे किस तरह से किए, समझ गए हो आप लोग? यस सर। तो फिर आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे अपन, बाकी का अपन अब अगली क्लास में देखेंगे, है ना? तो ये तीनों मेथड अपन ने पढ़ लिए। हाँ हेलो सर, ये जो डायमेंशनल जो निकालना है वो पेपर में आएगा क्या? नहीं, वो दी नहीं रहती, वो आपको याद करना पड़ेगा भाई। मतलब कुछ कुछ की तो याद रहनी चाहिए आपको, जो बेसिक है ना, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, इनकी आपको पता रहनी चाहिए पहले से ही। मतलब जैसे अब विस्कोसिटी का है तो उसकी जो डेफिनेशन है वो आपको पता है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। बट अभी जब 11 की शुरुआत हुई है तो आपको सीधे सीधे वाले देते जो याद रहने वाले, जैसे ये कॉन्सेप्ट बाद में पढ़ते, विस्कोसिटी आगे के चैप्टर्स में है, तो ये नहीं देते शुरुआत में। समझ गए? पर ये याद करना सर पड़ेगा। जैसे कि तो मैंने जितना कॉपी पे सर जैसे कि क्या, सर जैसे कि अपन ने ये निकाले तो वैसे निकालने को आएगा क्या पेपर में? हाँ पेपर में निकालने के लिए आता ना, फार्मूला डिराइव कैसे करोगे। कल और करेंगे ना अपन इसके क्वेश्चन भी, ठीक है? ठीक है, ओके सर। ओके। समझ गए ना पूरा आज जितना पढ़े अपन ने? यस सर। यस सर। यस सर।